हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का YouTube वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम इतिहास विषय की जो वीडियो सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें आज हम आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से पहले जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, जिसको हमने भारतीय राष्ट्रवाद का नाम दिया है, वो भारतीय राष्ट्रवाद किन कारणों से उत्पन्न हुआ था, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस YouTube वीडियो चैनल पर नए हैं तो आपकी YouTube स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप प्लीज उसको प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जो है उसका आइकन दबाना भी न भूलें, घंटी का जो निशान है उसको दबाना भी न भूलें। मेरे वीडियो के अपडेट उसी के माध्यम से आप तक रोजाना पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण क्या थे? देखिए, राष्ट्रवाद जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संकल्पना है, यानी कि जब किसी एक राष्ट्र के समस्त लोग जो है वो बिना किसी स्वार्थ की भावना से प्रेरित हुए, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जब राष्ट्र के प्रति सोचना शुरू कर देते हैं, राष्ट्र के प्रति अपना दृष्टिकोण अपना लेते हैं और सभी एकजुटता प्रदर्शित करते हैं, तो उसी घटना को हम राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं। तो जब भी किसी संस्कृति या किसी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है तो उस राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के पीछे बहुत सारे कारक काम करते हैं। और जिस समय भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई थी उस समय भारत के ऊपर विदेशी हुकूमत का अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था। तो बहुत सारे ऐसे कारक रहे जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक अगर भारतीय इतिहासकारों के हिसाब से हम बात करें तो ब्रिटिश शासन के द्वारा अपनाई गई जो भी अलग अलग क्षेत्रों में नीतियां थी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, जहां भी उन्होंने अपनी नीतियां अप्लाई की थी वो सारी नीतियां औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करने वाली थी, उनके स्वार्थ के लिए बनाई गई नीतियां थी। और उन्हीं नीतियों की वजह से भारत का आम जनता जो थी वो इतनी त्रस्त हो चुकी थी कि उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने वाला एक चिंगारी की जरूरत थी, जो समय समय पर अनेक कारकों के द्वारा उनको दी गई। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना हुई, न्यूज़पेपर, साहित्य, मतलब हर प्रकार से क्या है, भारत के कुछ लोग जो थे जो भारतीय राष्ट्रवाद का नेतृत्व कर रहे थे, उनके द्वारा उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया गया। तो तीन मुख्य भागों के अंदर अगर मैं कहूं तो इसको विभाजित करके हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले भारतीयों का खुद का क्या योगदान था राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में, विदेशी हुकूमत की प्रतिक्रियावादी नीतियां जो थी वो कहां तक भारत के राष्ट्रवाद के उदय होने के पीछे उत्तरदायी थी, और इसके साथ साथ भारत से बाहर घटित होने वाली जो वैश्विक घटनाएं थी, विभिन्न प्रकार के देशों में चल रहे जो आंदोलन थे, विभिन्न प्रकार के देशों में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हो चुकी थी, उन सभी क्रांतियों और राजनीतिक आंदोलनों का प्रभाव जो है वो भी भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर पड़ा और इसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम बात करें अगर भारतीयों का स्वयं का क्या योगदान था या राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में भारतीयों ने अपना किस प्रकार से सहयोग किया, उसकी हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद जो है ये 1857 की क्रांति के बाद का काल था एक तरीके से। इससे पहले भारत का राष्ट्रवाद नाम की चीज भारतीयों के मन में नहीं थी, अपने देश के प्रति एक विकसित दृष्टिकोण उनमें नहीं था। तो 1857 के बाद मैं कहूं 1860 से लेकर और जब तक कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और इसके बाद 1905 तक का जो काल था ये भारत के राष्ट्रवाद का प्रारंभिक काल था, जिसमें 1860 के बाद में ये धीरे धीरे करके उत्पन्न होना शुरू हुआ। फिर इसका एक नेतृत्व प्रदान करने वाली संस्था इनको मिल गई जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसी राष्ट्रीय कांग्रेस के नीचे भारत में पहली बार स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा गया, जिसको हमने बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के रूप में पढ़ेंगे। तो ये सारी जो चरण निकले हैं हमारे पास अलग अलग टाइम में, इन्हीं से भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो उत्पन्न हुआ। तो 1860 से और इससे बाद में भारत में महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं। यानी कि 19वीं शताब्दी के लास्ट में भारत में सामाजिक क्षेत्र में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए और धार्मिक क्षेत्र में आए हुए आडंबरों को दूर करने के लिए भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग जो था, जिसको हम मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग बोल रहे हैं, उसने सुधार आंदोलन चलाए और उन्हीं सुधार आंदोलनों का नाम हमारे पास क्या था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो इन आंदोलनों के प्रभाव में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय जनता में आए। पहला परिवर्तन तो यह था, सामाजिक क्षेत्र में जितनी भी बुराइयां थी, चाहे जाति व्यवस्था की थी, चाहे वर्ण व्यवस्था की थी, चाहे छुआछूत की थी, इन सभी बुराइयों को दूर करने में इन आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान था। और जब समाज से ये बुराइयां धीरे धीरे करके दूर होती गई, लोग
जो एक दूसरे को टच करना, एक दूसरे के साथ संपर्क रखना पसंद नहीं करते थे, अब उनमें एकता की भावना उत्पन्न हुई। यानी ये सारे आंदोलन जो थे इन्होंने मानवीय एकता को प्रोत्साहित किया था और मानवीय एकता की वजह से पूरा भारत जो है वो एक सूत्र में बंधने के लिए क्या हुआ, प्रेरित हुआ। तो आरंभिक जो हमने कहे पृष्ठभूमि जो तैयार की राष्ट्रवाद की, वो तैयार की सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने। दूसरी अगर धार्मिक दृष्टि से मैं कहूं तो भारतीय प्राचीन धर्म जो था, वेद उपनिषद की जो परंपरा थी, उनको पुनः भारतीयों को ज्ञान करवाने के लिए आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो एक तरीके से अगर मैं कहूं तो जैसे दयानंद सरस्वती ने वैदिक परंपरा को पुनः स्थापित करने की बात की, अलग अलग राजा राममोहन राय ने उपनिषदों को तर्क के आधार पर सही बताया। तो ये जितनी भी चीजें थी इन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति जो थी उसको भारतीयों के सामने रखा, उनका जो उज्जवल पक्ष जो था, गौरवशाली इतिहास जो था उसको भारतीयों को बताया। इससे भारतीयों में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना उत्पन्न हुई और यही आत्मसम्मान और आत्मगौरव जो था वो उनको राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरणादायक उनके लिए बना। जैसे अलग अलग नारे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा भारत भारतीयों का है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि मुझे एक ऐसे युवा शक्ति की जरूरत है जिसका शरीर जो है वो फौलाद का बना हो, जो किसी भी विदेशी हुकूमत से लड़ने के लिए तैयार हो, उसके प्रतिरोध का सामना कर सकता हो। तो ये जितने भी सारे विचार आ रहे थे, स्वदेशी स्वराज्य का जो विचार आ रहा था, इन सभी विचारों ने धीरे धीरे करके भारतीयों के मन में क्या कर दिया, राष्ट्रवाद का बीज जो था वो अंकुरित होना शुरू हो गया था यहाँ से। तो प्रारंभिक पृष्ठभूमि भारतीय मध्यम वर्गीय जो बुद्धिजीवी वर्ग जो था भारत का, जो कि पाश्चात्य विचारों से प्रभावित था, उनसे शिक्षा ग्रहण किए हुए था, उस मध्यम वर्गीय जो समाज था या जो लोग थे उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुए और उन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधने की प्रेरणा दी। भारत को धार्मिक आधार पर भी एक गौरवशाली देश के रूप में क्या किया, स्थापित करने का प्रयास किया। तो पहला राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण कारक बनता है कौन सा, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, दूसरा महत्वपूर्ण कारक देखिए राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना देखिए 1885 में जो संगठन बना इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ये अखिल भारतीय स्तर का पहला राजनीतिक संगठन था। लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी भारत के अलग अलग हिस्सों में, जिनमें तीन महत्वपूर्ण केंद्र इनके रहे थे, बंगाल का क्षेत्र, मुंबई का क्षेत्र और मद्रास का क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कई राजनीतिक और आर्थिक संगठनों की स्थापना हुई थी और उन्हीं आर्थिक और राजनीतिक संगठनों ने अपने, हालांकि उनके निजी व्यक्तिगत अधिकार थे, उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी संस्थाएं स्थापित की थी। लेकिन इन संस्थाओं की स्थापना से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी भारतीयों को कि अगर संगठित हो गए, संस्था बना ली, संगठन बना लिया, तो अंग्रेजों से मुकाबला किया जा सकता है। तो इन्हीं संस्थाओं की प्रेरणा से अलग अलग समय पर जो स्थापित हुई थी, इन्हीं राजनीतिक संस्थाओं ने, जिन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला था और ब्रिटिश सरकार को अंत में झुकना भी पड़ा था, तो भारतीयों के मन में एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि अगर सब लोग संगठित होंगे तो अंग्रेजों को भारत से क्या निकाल सकेंगे, बाहर निकाल सकेंगे। तो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं ने भारतीयों के मन में राजनीतिक जागृति उत्पन्न की और उसी जागृति का परिणाम था कि अंत में एक अखिल भारतीय संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में स्थापित हुआ और 1885 के बाद में भारत का जो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो एक ही संस्था के बैनर के तले चलता है। समस्त भारतीय उसके आदेशों, उसकी कार्यक्रमों को एक कहने के अंदर अपना लिया करते थे। तो वो संस्था जब स्थापित हुई, राष्ट्रवाद जब उत्पन्न हुआ, तो उसमें प्रारंभिक योगदान इन राजनीतिक संस्थाओं का भी रहा। चलिए तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया जो प्रेस और साहित्य जो था, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रेस और साहित्य किस तरीके से 1870 तक आते आते भारत के अंदर लगभग 650 न्यूज़पेपर छपने लगे थे, समाचार पत्र छपने लगे थे 650 के आसपास तक। भारतीयों ने खुद की अपनी प्रेस लगा ली थी और इन अखबारों के छपने से जो फायदा हुआ वो ये था कि इन अखबारों के माध्यम से भारतीय जनता को एक तो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, जो कितनी शोषणकारी और कितनी दमनकारी थी, उनकी जानकारी उनको मिलने लगी। इससे भारतीयों के मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न हुई ब्रिटिश नीतियों की। दूसरी बात, जनता की जो समस्याएं थी वो उठाई जाने लगी। उससे भारतीयों को ये पता चला कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं, उनसे ब्रिटिश सरकार से कैसे उनसे पार पाई जा सकती है। तो भारतीय सामान्य जन की जो समस्याएं थी उनके समाचार इन अखबारों में छपने लगे थे। तीसरी बात जो अगर मैं कहूं तो ये थी कि अगर हम बात करें तो विदेशों के अंदर घटित होने वाले जो आंदोलन थे उनके बारे में भी, उनके विदेशी आंदोलनों की जानकारी भी भारतीय जनता को प्राप्त होने लगी।
और इसके साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से नए कार्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं, उन राष्ट्रीय कार्यक्रमों का ज्ञान जो है वो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से किसको मिलने लगा, भारतीय आम जनता तक पहुंचने लगा। तो इन सभी बातों ने भारतीयों के अंदर एक तरीके की राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। तो प्रारंभिक न्यूज़पेपर ऐसे बहुत सारे थे। 1870 तक मैं बता रहा हूँ 650 न्यूज़पेपर। तो इनमें मुख्य मुख्य न्यूज़पेपरों के नाम भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जैसे तिलक के थे मराठा और केसरी था, एनी बिसेंट का था न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ के नाम से था, हिंदू पेट्रोइट था, द ट्रिब्यून था, बहुत सारे अखबार थे, अमृत बाजार पत्रिका थी जो बंगाल से निकलती थी। तो ये सारे अखबार जो थे इन्होंने भारतीयों के लिए एक क्या कर दिया, जनमत तैयार कर दिया विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर। और वो मुद्दे महत्वपूर्ण चार थे हमारे पास, ब्रिटिश नीतियों की व्याख्या करने वाले, दूसरे हमारे पास आम जन की समस्याएं उठाने वाले, विदेशी आंदोलनों की जानकारी देने वाले, और इसके बाद में हम बात करें तो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो थे उनसे भी भारतीयों को क्या किया जाने लगा, अवगत करवाया जाने लगा। इसके बाद में साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे नाम भारतीयों के आए हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी की, बंगाल से संबंध रखते थे। वंदे मातरम इनका आपने सबने सुना है, जो आज भी भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है। तो वंदे मातरम के रचयिता, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे दुर्गेश नंदिनी है कि इन्होंने ग्रंथ लिखा अपना, एक आनंद मठ इन्होंने लिखा। तो ये जितने भी साहित्य थे बंकिम चंद्र चटर्जी के, इनमें राष्ट्रीय भावनाओं का एक विशेष स्पष्टीकरण दिया गया था। इसके बाद में जैसे दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। इसी प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो भी उस समय के अग्रणी हमारे पास क्या थे, साहित्यकार थे, जिन्होंने भारत की दूरदशा, अंधेर नगरी, ये बहुत सारे इस प्रकार के नाटक लिखे, विभिन्न प्रकार के साहित्य लिखे। उनकी वजह से भी भारतीय जनता जो थी वो जागरूक हुई उनके साहित्य को पढ़कर, और उनमें एक आत्म गौरव और आत्म सम्मान की भावना जो है वो क्या हुई, जागृत हुई। ठीक, तो ये जितनी भी बातें थी ये भारतीयों के द्वारा शुरू की गई थी, भारतीयों ने इनको प्रारंभ किया था, और स्वयं की प्रेरणा से ही इन्होंने राष्ट्रवाद जो है उसकी उत्पत्ति में अपना योगदान दिया। तो पहला योगदान सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और इसको संचालित करने वाला जो मध्यम वर्ग जो था, उस मध्यम वर्ग ने क्या किया, इन आंदोलनों का क्या किया, नेतृत्व किया। दूसरी महत्वपूर्ण बातें थी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो तीन मुख्य क्षेत्र मैंने बताया, बंगाल, मुंबई और मद्रास का। अगला वीडियो लेक्चर जो है वो भी मेरा इन्हीं पे होगा कि कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन सी संस्थाएं थी भारत में, राजनीतिक संस्थाएं। इसके बाद में हमने देख लिया है कि प्रेस और साहित्य की भूमिका जो है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण थी। प्रेस में विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने चार महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर कार्य किया। इसी तरीके से साहित्य में भी हमने कुछ नाम पढ़े हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, इसके बाद में हमने पढ़ा दयानंद सरस्वती का। इन सब ने क्या किया, मिलजुल कर भारत में भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में एक बड़ा योगदान दिया। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई जो नीतियां थी, वो नीतियां भी बहुत हद तक भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का एक बहुत बड़ा कारण है। वो नीतियां कौन कौन सी थी उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेना है। तो उन नीतियों के बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी नीतियां ब्रिटिश सरकार ने अपनाई थी और उससे भारतीय किस प्रकार से आहत हुए थे, उसकी हम बात करते हैं। चलिए अलग अलग क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में कौन सी नीतियां अपनाई। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र, ठीक, इनकी बात कर लेंगे। आर्थिक क्षेत्र में इनकी नीतियां किस प्रकार की थी, उसकी बात कर लेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की नीति थी, ठीक है। न्यायिक प्रणाली के संबंध में किस प्रकार की नीति थी, उसकी बात करेंगे। इसके बाद में संचार सुविधाएं जो थी, संचार और परिवहन की सुविधाएं थी, उसके बारे में क्या नीतियां थी, उनकी भी हम बात करेंगे। तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए समझना भी, और इसको रटना नहीं पड़ेगा आपको, समझ विकसित होगी आपकी टॉपिक्स के प्रति। राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियां किस प्रकार की थी, इसकी हम बात करेंगे। देखिए 1858 के अंदर 1857 की क्रांति के बाद में अधिनियम आता है, 1858 का अधिनियम, और उसमें ये व्यवस्था कर दी जाती है कि भारत में एकल राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी जो गवर्नर जनरल या वायसराय के अधीन रहेगी, और वो वायसराय जो है वो भारत में क्या करेगा, इस प्रणाली को संचालित करेगा। तो कहने का मतलब एकीकृत जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसने भारतीयों को क्या किया, एकजुट होने में मदद प्रदान की। तो पहली बात तो ये है कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भारतीयों को उन्हीं की नीतियों की वजह से एकजुट होने का मौका मिला। आर्थिक क्षेत्र में हम बात करें तो देखिए धन निष्कासन की नीतियां थी कि भारतीयों का धन जो है वो विदेशों में जा रहा था, भारत गरीब होता चला जा रहा था। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जो भू राजस्व नीतियां थी, जो कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां थी, पूरे भारतीयों किसानों का शोषण किया जा रहा था। उद्योग धंधे जो थे वो एक तरीके से ब्रिटेन सरकार ने भारत के चौपट कर दिए थे,
ठीक है। हस्तशिल्प जो थी भारत की वो चौपट हो चुकी थी। बेरोजगारी और गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी भारत में, ठीक है। बेरोजगारी और गरीबी का बुरा हाल था। अकाल बार बार पड़ रहे थे भारत में। ये सारी तमाम जो आर्थिक क्रियाएं थी इनमें भारतीयों के अंदर गरीबी और उनका शोषण जो था उसको बढ़ावा दिया और इन्हीं नीतियों की वजह से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न हुई, राष्ट्र के प्रति सोच विकसित हुई और उनमें राष्ट्रवाद की विकास को क्या मिली, प्रेरणा। चलिए शिक्षा की बात करें अगर हम, शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा जो थी उसी को अपना एक माध्यम बताया और इनका मूल मकसद जो था वो यही था कि अंग्रेजी हुकूमत जो थी उसके लिए क्लर्क तैयार करना जो इंग्लिश जानते हो, इंग्लिश में काम कर सकते हो। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, अंग्रेजी भाषा में शिक्षण देने से भारत में भारतीयों को एकीकरण का बेनिफिट मिला। किस प्रकार से मिला, देखिए ये एक तरीके से भारतीयों की एक संपर्क भाषा बन गई थी। संपर्क भाषा यानी कि लोग जो तमिलनाडु का लोग था वो भी इंग्लिश बोलना जानता था और उत्तर भारत का जो व्यक्ति था वो भी इंग्लिश शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सका, दोनों के बीच में सांस्कृतिक और अपनी संस्कृति को समझने की सोच विकसित हो सकी। तो इससे भारतीय जो थे वो उनके संपर्क भाषा बनने की वजह से उनमें एकीकरण को बढ़ावा मिला। दूसरी बात ये थी कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा लेने की वजह से पाश्चात्य जो विचार थे, यूरोपीय जो विचार थे जो आधुनिक माने जाते थे, जिनमें हम बात करें तो स्वतंत्रता की, समानता की, लोकतंत्र की, ठीक है, लोकतंत्र की, नागरिक अधिकारों की, ये सारी जितने भी बातें थी जो उस समय जरूरी मानी जाती थी और ब्रिटेन ये बात कहता था कि भारत में स्वतंत्रता समानता स्थापित करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं या उनकी नीतियां इसलिए है, वो सारी बातें भारतीय कब समझ पाए, जब उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपनी शिक्षा ग्रहण की। तो इन सब की वजह से शिक्षा प्रणाली के अंदर जो परिवर्तन अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए किया था, भारतीयों का उसके लिए बेनिफिट भारतीयों को ये हुआ कि उन्होंने ब्रिटिश नीतियों को समझने में उनको सहायता मिली और विभिन्न प्रकार के जो आधुनिक विचार थे उनसे वो अवगत हो सके और उन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में अपनी भूमिका दी। न्यायिक प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो देखिए 1858 का जो एक्ट था, इसके बाद में एक एक्ट और आया था 1861 में और उसके द्वारा ये तय कर दिया गया था कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली लागू की जाएगी, एकीकृत न्याय प्रणाली। और इसी न्याय प्रणाली के अंतर्गत एक विशेष विवाद जो है वो उत्पन्न हुआ था जिसको इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जाना जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से, ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से। देखिए होता क्या है, 1883 ईस्वी की बात है, लॉर्ड रिपन जो थे वो भारत के वायसराय थे उस समय और लॉर्ड रिपन बहुत ज्यादा उदार प्रकृति के व्यक्ति थे, भारतीयों के प्रति बहुत ज्यादा लिबरल थे। तो इन्होंने अपने जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसके एक सदस्य थे लॉर्ड इल्बर्ट के नाम से, उनको एक उन्होंने उनके नेतृत्व में एक बिल पारित किया और उस बिल में ये बात लिखी गई थी कि जो विदेशी हैं या जो अंग्रेज हैं उनके जो मुकदमे हैं, केसेस जो हैं, फौजदारी मुकदमे जो हैं, उनको भारतीय जज भी सुन सकेंगे। अब से पहले तक भारत में ऐसा नहीं था कि भारतीय जज जो है वो अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल विवाद में लॉर्ड रिपन ने ये प्रावधान कर दिया कि भारतीय जज जो है, जिला जज जो है, सेशन जज जो है, वो भी क्या कर सकेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमों की सुनवाई कर सकेंगे, उनको दंड दे सकेंगे। तो ये विवाद, ये बिल जो आया इसका नाम था इल्बर्ट बिल के नाम से। अब इल्बर्ट बिल का विरोध अंग्रेजों के द्वारा किया गया और लास्ट में ब्रिटेन सरकार जो थी उसने इल्बर्ट बिल को रद्द किया और ये जो अधिकार जो लॉर्ड रिपन ने भारतीयों को दिए थे वो उनसे छिन गया। तो भारतीयों के मन में ये बात या ये भावना उत्पन्न हो गई कि अंग्रेज जो है वो हमारे साथ क्या करते हैं, दोहरा बर्ताव करते हैं, दोहरा व्यवहार करते हैं। इससे भी भारतीयों को राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में क्या मिला, सहयोग। ठीक, इसके बाद में संचार और परिवहन के क्षेत्र में बात करें तो मुख्य रूप से तीन चीजें थी हमारे पास उस समय परिवहन की, संचार की, डाक तार और रेलवे के माध्यम से। तो अंग्रेजों ने ये तीनों साधन अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्थापित किए थे, लेकिन इससे फायदा भारतीयों को ज्यादा हुआ। ठीक है, अंग्रेज खुद कहते हैं कि जो काम भारत के बड़े बड़े राजवंश नहीं कर सके थे वो अकेला काम किसने कर दिया, रेलवे ने कर दिखाया। रेलवे की वजह से भारत का, उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत में जाने लगा, दक्षिण भारत वाला व्यक्ति उत्तर भारत में आने लगा, एक दूसरे से संपर्क बढ़ा भारतीयों का, उनमें संस्कृति की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से जो भ्रम थे या जो आशंकाएं थी वो धीरे धीरे करके दूर होती चली गई और परिवहन के साधनों की वजह से, संचार के साधनों की वजह से ये जो संपर्क भारतीयों के बीच में बढ़ा, इसने भी भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में क्या किया, बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई जो सामाजिक नीतियां थी, सामाजिक नीतियां, वो भी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में बड़ा योगदान देती है। और इस सामाजिक नीतियों में सबसे बड़ी थी जातीय विभेद की नीति। जातीय विभेद की नीति हम देख चुके हैं कि अंग्रेज गोरे और काले बस ये समझते थे कि हम गोरे हैं, हम ज्यादा सभ्य हैं और भारतीय जो है वो काले हैं, ये असभ्य लोग हैं, तो इनके साथ हम नहीं रह सकते। तो इन्होंने क्या कर दिया, दोनों के बीच में गैप बना दिया।
कि काले व्यक्ति जो है इनके भारतीय जो है वो उनके होटल्स में नहीं जा सकते थे, फर्स्ट क्लास की रेलवे के अंदर सफर नहीं कर सकते थे, ठीक है, उनके क्लब में खाना नहीं खा सकते थे। तो ये सारी जो जातीय विभेद की नीति इन्होंने अपनाई थी, इन्होंने भी भारतीयों के मन में सामाजिक रूप से क्या कर दिया, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण नीतियां रहेगी अलग अलग क्षेत्रों में कि अंग्रेजों की कौन कौन सी नीतियां रही। इसके बाद में एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन के नाम से, लॉर्ड लिटन के नाम से। ये 1876 ईस्वी के अंदर भारत में वायसराय बनकर आते हैं और 1880 तक लगभग ये भारत में वायसराय बनकर रहते हैं। तो ये जो 4-5 साल का वक्त था लिटन का, ये बहुत ज्यादा प्रतिक्रियावादी युग था, प्रतिक्रियावादी युग था। ये कहने का मतलब लिटन जो था इसकी नीतियां इस प्रकार की थी जो भारतीयों को आहत करने वाली थी। ऐसे कौन कौन से काम उसने किए, उसने देखो न्यूज़पेपर जो थे भारत के उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बना दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से। तो कहने का मतलब इस कानून में यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई न्यूज़पेपर निकालेगा तो पहले ब्रिटेन से या गवर्नर से क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसकी एक प्रति पहले देनी पड़ेगी, वो फाइनल करेगा गवर्नर जनरल की ये समाचार छपना चाहिए, ये नहीं छपना चाहिए। इसको बोलते हैं हमने क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से। इसी तरीके से इसने क्या किया, दिल्ली दरबार लगा लिया 1878 में। उस समय भारत में अकाल पड़ रहा था बहुत बुरी तरीके से, और दिल्ली दरबार में विक्टोरिया जो थी उसको भारत इसने क्या कर दिया, एक तरीके से सम्राज्ञी घोषित कर दिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को। तो एक इसके ऊपर इसने बहुत सारा खर्चा कर दिया इस दिल्ली दरबार के ऊपर। तो भारतीय तो अकाल और गरीबी से जूझ रहे थे और भारतीयों के धन से ही एक बड़ा रॉयल जो दरबार था वो आयोजित कर रहा था कौन, लॉर्ड लिटन के रूप में, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, लिटन जो था इसने भारत में जो आईसीएस परीक्षा जो होती थी, इंडियन सिविल सर्विस जो होती थी, जिसे बड़े जो अधिकारी थे वो चुनकर आते थे, इसकी आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी इसने, जिसकी वजह से भारतीय जो है वो कम से कम सिलेक्ट हो सके, कम से कम चयनित हो सके आईसीएस परीक्षा में। तो ये जितने भी प्रतिक्रियावादी कदम थे लॉर्ड लिटन के, इन्होंने भी भारतीयों के मन में क्या कर दिया, अंग्रेजों के प्रति राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर दी, अंग्रेजों के विरोध करने के लिए उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या किया, प्रेरित किया। तो हमने देख लिया है सामाजिक क्षेत्र में अंग्रेजों की नीतियां किस प्रकार थी, जातीय विभेद की नीति थी इनकी, आर्थिक क्षेत्र में शोषणकारी नीतियों की वजह से भारतीयों का धन बाहर जा रहा था, गरीबी और बेरोजगारी से वो जूझने लगे थे। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा जो थी उसने एकीकरण को बढ़ावा दिया, उसने पाश्चात्य विचारों को जानने का मौका दिया भारतीयों को। न्यायिक प्रणाली के अंदर एकीकृत न्याय व्यवस्था को लागू किया गया। इससे क्या हुआ, इल्बर्ट बिल विवाद उत्पन्न हुआ और जिसमें लास्ट में इसको रद्द करना पड़ा। तो भारतीयों के मन में इसके प्रति भी क्या आ गया, एक तरीके से दुर्भावना उत्पन्न हो गई। संचार और परिवहन के जो साधन थे जो अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए स्थापित किए थे, वही साधन जो है उनका भारतीयों ने अपने एक दूसरे से संपर्क के लिए इस्तेमाल किया और उनमें एकीकरण की भावना उत्पन्न हुई। और लॉर्ड लिटन जो था उसकी विशेष रूप से प्रतिक्रियावादी नीतियां जो थी उनकी वजह से भी क्या हुआ, भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो ये दो फैक्टर हमने देख लिए हैं कि ब्रिटिश सरकार की खुद की नीतियों से भारत में कैसे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, और दूसरा हमने देख लिया है कि भारतीयों ने स्वयं ने कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिली। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो स्वयं भारतीयों तथा पाश्चात्य जो नीतियां थी उनका एक तरीके से विरोध था या उनके एक दूसरे से टकराव के कारण उत्पन्न हुआ था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो हमें दोनों कथन स्पष्ट करने हैं, भारतीयों की योगदान और दूसरा अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीतियों का योगदान, जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। अब हम एक और फैक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं, अंतिम नंबर 3 पर, जो है कि विदेशी घटनाएं भी कुछ इस प्रकार की हो रही थी जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। तो वो घटनाएं कौन कौन सी थी उनके ऊपर हम बात करते हैं। तीसरे नंबर, विदेशी आंदोलन और विदेशी घटनाओं का भारत के राष्ट्रवाद में उदय में किस प्रकार से योगदान था उसकी हम बात करते हैं। पहले देखिए, अगर कुछ विदेशी इतिहासकारों की आप बात करें तो भारत के इतिहास के ऊपर उन्होंने रिसर्च की और भारतीय इतिहास का शोध करके भारतीयों को यह बताया कि आपका जो प्राचीन इतिहास है, आपकी जो प्राचीन संस्कृति रही है, वो रोम और मिस्र की सभ्यता से भी बहुत ज्यादा उज्जवल संस्कृति रही है। तो इसमें 3-4 मुख्य इतिहासकार थे, जिसमें मैक्स मुलर, प्रिंसेप, ठीक है, विल्सन, इन सब जो विदेशी जो इतिहासकार थे, इन्होंने भारतीय इतिहास का क्या किया, रिसर्च की, उसके ऊपर शोध किया और शोध करके भारतीयों के मन में क्या किया, एक आत्मगौरव, आत्मसम्मान जगाया कि जिस विदेशी हुकूमत का आप प्रशासन किया जा रहा है, जिस विदेशी हुकूमत के द्वारा, वो तो आपकी संस्कृति से बहुत नीचे है। वो जो आपको असभ्य कहते हैं
वो आप उनकी दृष्टि से आप बहुत ज्यादा सभ्य हो। तो भारतीयों के मन में एक आत्मगौरव आत्मसम्मान की भावना को उत्पन्न किया, किसने? विदेशी इतिहासकार जो थे उनके द्वारा इतिहास में किए गए शोधन की वजह से। इसके बाद में देखिए उस समय यूरोप के अंदर भी कुछ इस प्रकार के आंदोलन चल रहे थे जिनको यूरोपीय आंदोलन बोल सकते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के समकालीन चल रहे थे। उनमें हम बात करें तो इटली सबसे बड़ा केंद्र था और यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था यंग इटली आंदोलन के नाम से, और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे मैज़िनी और गैरिबाल्डी के नाम से दो व्यक्ति, मैज़िनी और गैरिबाल्डी। ये भी एक तरीके से वहां की ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध चलने वाला आंदोलन था, ठीक है, जो इटली के एकीकरण को बढ़ावा दे रहा था, इटली का एकीकरण किया जा रहा था इसके माध्यम से। तो इटली का ये जो आंदोलन था इससे भी भारतीय जो नेतृत्व था उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। लाला लाजपत राय जो थे इन्होंने इटली के यंग इटली आंदोलन के ऊपर लेख लिखे विभिन्न प्रकार से भारतीयों को एकीकृत होने के लिए, जैसे इटली एकीकृत हो रहा था उसी तरीके से भारतीयों को भी एकीकृत होने के लिए इन्होंने क्या किया? प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो जो यूरोपीय समकालीन आंदोलन थे उनका भी भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में एक बड़ा योगदान रहा, ठीक। तीसरी बात अगर हम करें तो विभिन्न प्रकार के पाश्चात्य विचारक ऐसे थे जिनके विचारों का प्रभाव जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद पर पड़ रहा था। जैसे जो मध्यम वर्गीय जो हमारे पास वर्ग था, मध्य वर्गीय शिक्षित वर्ग जो था हमारा भारत का, जिसमें राजा राममोहन राय, विवेकानंद वगैरह जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग क्या कर रहा था? इन्हीं के विचारों से प्रेरणा ले रहा था। जो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, न्यायिक अधिकार, इन सब की जो मांग की जा रही थी वो इन्हीं के विचारों के आधार पर की जा रही थी। तो रूसो था, ठीक है, मील था, ठीक है, वाल्टेयर था, ये सारे जो विदेशी विचारक थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार की क्या की थी, अलग अलग प्रकार के विचारों को विश्व के सामने रखा था। तो उन्हीं विचारों का इस्तेमाल मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग कर रहा था भारत का, और इनके विचारों का प्रभाव भारत के राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण कारक बना था, ठीक। तो ये रहेंगे हमारे पास कि विदेशी उस समय कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हो रही थी और कुछ घटित भी हो चुकी थी, ठीक है, जिनमें हम बात करें फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति थी, ठीक है, विभिन्न प्रकार के और भी आंदोलन चल रहे थे, जो उन सब का प्रभाव जो है वो भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में योगदान दे रहा था। उनको ये पता था कि क्रांति अगर करेंगे तो जैसे 1857 की क्रांति घटित हो चुकी थी, छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन उसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को क्या कर दिया था? हिला दिया था। तो ये सारे कारक जो थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में अपना योगदान दिया। तो हमने देख लिया है कि स्वयं भारतीयों का योगदान क्या था, उसमें हमने 3-4 पॉइंट देखे। सामाजिक सुधार आंदोलनों का देखा, न्यूज़पेपर और प्रेस की बात हमने की, साहित्य की हमने बात की, तीसरी बात हमने राजनीतिक संस्थाओं की बात की। इसके बाद में दूसरा हमने मुख्य जो कारक देखे वो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी, राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में कैसी थी, लिटन की नीतियां कैसी थी, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, परिवहन और संचार के क्षेत्र में, वो जो सारी नीतियां थी उन्होंने भारतीयों को एकजुट करके राष्ट्रवाद के लिए प्रोत्साहित किया। और कुछ ऐसी चीजें जो विदेशी आंदोलनों से प्रभावित हो रही थी, विदेशी इतिहास लेखन से प्रभावित हो रही थी, उनके अंदर भी महत्वपूर्ण बातें हमने देखी, ठीक है। तो ये जो सारी घटनाएं थी, सारे क्रम जो थे, कारक जो थे, इन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक। तो ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से यही कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के मुख्य कारण। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण की दृष्टि से प्रश्न अगर बनेगा तो यही बनेगा कि भारत का राष्ट्रवाद पश्चिमी ब्रिटिश आर्थिक और सामाजिक नीतियां जो थी, राजनीतिक नीतियां जो थी, उनके प्रतिक्रिया का एक परिणाम था। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो वहां हमें सारी बातें जो है वो डिस्कस करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उन पर इनको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने इस चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।